गाजियाबाद पुलिस को एक अहम कामयाबी उस वक्त मिली जब उसने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में शातिर जराइम पेशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तकरीबन 4.5 लाख नकद मुतादिद मोबाइल सिम कार्ड, 2 दर्जन मोबाइल फोन, 45 ATM कार्ड, 6 चेकबुक और 5 आधार कार्ड जब्त किया है। पंजाब का शहर हो, यहाँ का हो, ये जो गाड़ी के शोरूम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो कंप्लेन आई थी वो MR हुंडई की तरफ से आई थी, जो वरना और बेलेनो है जो अभियुक्त के नाम पर रजिस्टर है। ये टीम ने बहुत अच्छे गैंग को खुलासा करते हुए जो इसके तार हैं उन सभी लिंकेजेस को हम अभी जोड़ रहे हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्द करी जाएगी। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी कॉल सेंटर्स के साथ साथ फर्जी सीमेंट के गोदाम चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को एक क्राफ्ट डेवलपर के जरिए अलर्ट टेक सीमेंट के हेराफेरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के बाद मालूम हुआ कि पुष्पेश नाम का शख्स फर्जी सीमेंट गोदाम चलाता था। गैंग में पुष्पेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो एक फर्जी सीमेंट का स्टोर चलाता था और वो ट्रक ड्राइवर जिसमें ये सीमेंट लद करके आती थी और धर्म कांटे का ऑपरेटर जहाँ पे ट्रक को नापा जाता था, इसका मेजरमेंट लिया जाता, वेट लिया जाता था, उन सबके साथ साठगांठ करके ये लोग एक गैंग चलाते थे। इसमें पुष्पेंद्र ने जो सीमेंट की जो बोरियाँ होती थी उसको कुछ कम पैसे में ड्राइवर से ख़रीद लेता था। ड्राइवर धर्म कांटे पर जाता था, जो पैसे उसको मिलते थे उसको जो विमलेश है जो धर्मघाटी का ऑपरेटर है उसको दे देता था उसमें से कुछ पैसे, और जो उसका वजन था वो वजन उतना ही दिखाता था जितना कंपनी ने माल उसमें लोड किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बार फिर कौमी अहमियत की हामिल यूनिवर्सिटी में नुमाया मकाम हासिल हुआ है। आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी रैंकिंग एजेंसी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी नई रैंकिंग में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में चौथा मकाम दिया है। वाज़ेह हो कि यह दर्जाबंदी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूनिवर्सिटी अपना 100 साला जश्न मना रही है। जब सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहा है उसमें एक और खुशनुमा खबर US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रैंकिंग के माध्यम से आई है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 4th रैंक की पायदान पे रैंक किया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने मुबारकबाद देते हुए कहा है ये कंसोलिडेटेड और कोऑपरेटिव एफर्ट्स है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और स्टूडेंट्स किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होती है। देखिए हमारे यहाँ स्टूडेंट सारी ऑल ओवर AMU काफ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की क्यों ना हो, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो हमारी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, मास कम्युनिकेशन रैंक का, और सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस 4th रैंक में जो है सारे स्टूडेंट्स की जो है मेहनत है काफ़ी। आसाम हुकूमत के जरिए मदारिस को बंद करने और सरकारी स्कूल कायम करने का बिल असेंबली में पेश किए जाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दानिशवरान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस फैसले को हुकूमत की मंशा के खिलाफ बताया है। मारूफ आलमदीन शोबे दीनियात के उस्ताद प्रोफेसर रेहान अख्तर कासमी और दीगर तलबा ने कहा कि हुकूमत अपने कौल के खिलाफ काम कर रही है। मुस्लिम विश्वविद्यालय में सदी तकरीब में वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था, तो वज़ीर आज़म ने एक बात कही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ब्रिज कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किए हुए। ब्रिज कोर्स क्या होता है? वो मदरसे और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान एक ब्रिज कायम करके ताकि उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं ये काम और वो आसाम गवर्नमेंट उस पर बंदिश लगा रही है। एक तरफ मिनिस्ट्री कह रही है हम मदरसा बोर्ड बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है ताकि मदरसे के बच्चे जो है वो इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सके, और आत्मनिर्भर भारत उसी वक्त बनेगा जब तक कि सब लोगों को समान अधिकार न मिले। तो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन बिल्कुल साफ है और गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री का स्लोगन बिल्कुल साफ है। तो आसाम गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ये दोबारा विचार करे, मंथन करे कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए नई स्कीम्स ला रही है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है ब्रिज कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। ब्रिज कोर्सेज़ का मतलब कि वो मदरसे के छात्रों को एक स्ट्रीम लाइन से जो जोड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो भी
साइंस की नई जदीद तालीम हासिल करें, तो उसमें ये आसाम सरकार का ये कदम जो है ये एक गलत कदम साबित होगा और ये उस सब आधुनिकीकरण को, केंद्र सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम ये आसाम सरकार का फैसला करेगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कई लोगों ने समाजवादी पार्टी में कई अहम चेहरों ने शमूलियत इख्तियार की। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने भी शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान अखिलेश ने कहा, हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही सुमैया राना जी और उनके साथ जितने भी और साथी शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। गोंडा और आसपास के देवीपाटन मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी लड़ाई को और गरीबों तक पहुंचाने के लिए लगातार। मुझे भी उड़ते उड़ते खबर मिली थी, कल मालूम हुआ था कि शायद ये लोग तैयारी कर रही हैं, सब मिल के उनकी टीम है वो सब ज्वाइन कर रही हैं, बिटिया मेरी ज्वाइन कर रही है। तो मेरे लिए उसका अपना ज़ाती फैसला है उन लोगों का। अब कोई बेटी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई पसंद है, इसको क्या कीजिएगा। अब तो जो जिस पार्टी में जाए। मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से इन ख्यालात का इजहार अब वाज़े तौर पर किया जाने लगा है कि हुकूमत की बेजा मुदाखलत से मदारिस का बुनियादी मकसद फौत हो रहा है। वो मदारिस जो हुकूमत के ज़रिए दी जाने वाली ग्रांट से चलाए जाते हैं, उनके सरबराह मुख्तलिफ खर्चों और अंदेशों में मुब्तला है। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अहम इस्लामी इदारों के मुंतज़िम भी ये तस्लीम करते हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो हालात मज़ीद अबतर हो सकते हैं। के ताल्लुक़ से ये जो दूसरा निज़ाम है गवर्नमेंट एडेड, ये तो अभी हमारे ख़्याल में 30-40 साल से है। अरसे दराज से जो निज़ाम वो मदारिस इस्लामिया का चल रहा है, वो निज़ाम आज़ादी से पहले जब के ज़मींदारी थी, उस वक्त तमाम ज़मींदार और बड़े बड़े लोग मदारिस को फाइनेंस करते थे। अब ज़मींदारी और ये तमाम ताल्लुक़दारी के एवोल्यूशन के बाद फिर मुसलमानों के चंदे से मदरसे चल रहे हैं। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है, मैं ख़ुद भी एक बड़ा मदरसा चलाता हूँ, मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि इन हालात में मदारिस इस्लामिया को तमाम गवर्नमेंट की जो रिकग्निशन है वो सब वापस कर देनी चाहिए। अगर उनको दीन की बका वो चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके मदारिस से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद हों और खालिसन वो दीन को पढ़ाएँ, तो उनको फिर वो दूसरा निज़ाम जो असली निज़ाम है कि वो मुसलमानों के पैसे से उसका जो है वो चंदा करें और निज़ाम को चलाएं। देखिए, ये बात हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत पहले कही थी कि जो मदारिस इस्लामिया हैं, उन मदारिस इस्लामिया का जो असल और बुनियादी मकसद है वो ये है कि वहाँ पर कुरान और हदीस की और इस्लामिक फ़ंडामेंटल्स की तालीम दी जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ लोगों ने उसको दुनियावी रग़बत के लिए और दुनियावी मालो मता के हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये हमारे बुज़ुर्गों का एक मंशा था कि हमारे बुज़ुर्ग ये हमेशा बात कहते रहे हैं कि जब सरकारी मुदाखलत किसी भी दीनी इदारे में होगी तो उसके बुरे नताइज हमारे सामने होंगे। आज यही वजह है कि जहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें सरकार की दखलंदाजी से सामने आई हैं, उसमें कहीं निगेटिव चीज़ें भी सरकार की दखलंदाजी से मदारिस के अंदर सामने आई हैं। मदारिस का जो निज़ाम है, मदारिस का जो तालीमी स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं दरहम बरहम हुआ है। और अभी पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की नीतियाँ और जिस तरीके की बातें इम्प्लीमेंट करने की मदारिस के अंदर कोशिशें की जा रही हैं, उससे ये बात साफ़ हो चुकी है कि सरकारों का असल मकसद ये नहीं है कि मदारिस का अपलिफ्टमेंट हो, बल्कि आपने देखा कि 2014 में जो नारा दिया गया था कि एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगा, वो अभी तक ज़मीन पर नहीं होता। शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर चल रही है। सर्द लहर की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। आम लोग तो किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जेल में बंद कैदियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी मदद के लिए एक समाजी तंजीम राउंड टेबल सामने आई है। गाजियाबाद जेल में उसने 500 कंबल कैदियों के दरमियान तकसीम किए। वाज़ेह है कि गाजियाबाद जेल रियासत की सबसे हाईटेक जेलों में शुमार की जाती है, जहाँ कैदियों को हर तरह की सहूलतें दस्तियाब हैं।
ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपने इस पूरे कोरोना काल में ऐसी न्यूज छापी जिसका समाज पे बहुत अच्छा परिणाम निकला, बहुत अच्छा असर हुआ। और उन्हीं सब तमाम भावनाओं से सर जो बीच में कह रहे थे, वास्तव में हम लोगों ने रोड पे जाके तमाम ऐसे लोग जो माइग्रेट कर रहे थे, जो छोड़ रहे थे दिल्ली शहर को या आसपास के शहरों को, वो इस रोड से, इस रेलवे लाइन से गुजर रहे थे, हम लोगों ने उनको खाना खिलाया। कानपुर मुल्क में एक मर्तबा फिर आलूदगी के मामले में नंबर 1 बन गया है। आलूदगी की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई है और साथ ही इसमें एक जहरीली गैस भी शामिल हो गई है। एक माह में 4 मर्तबा कानपुर सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में अव्वल रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में कानपुर का नाम नंबर 1 पर एक बार फिर से शामिल हो गया है। जिस तरह से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ा है, पिछले 25 दिनों में 4 बार प्रदूषण देश में नंबर 1 रहा है। यहाँ का AQI लेवल 360 तक पहुँच गया। आप देख सकते हैं कि इस प्रदूषण में जो सबसे अहम कारण है वो कहीं ना कहीं धूल गर्दा एक अहम कारण है। जो सड़क की खुदाई हुई है या जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे उड़ने वाली धूल की वजह से यहाँ की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। यहाँ की हवा की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन की यहाँ पर मात्रा बढ़ती जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर कुछ उपाय किए गए और प्रशासन ने कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ पर कुछ तकनीकी संसाधन लगाए जिससे कि प्रदूषण कम हो सके, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद बेहतर ताउन करे जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नींद से उठाता है पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। अरुणाचल मामले पर जेडीयू रियासी सदर वशिष्ठ नारायण सिंह का बड़ा बयान। कहा बीजेपी ने पार्टी को दिया गहरा जख्म, जो हुआ वो ठीक नहीं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अजय निषाद ने नज़्म नस्क पर उठाए सवाल। बोले 2005 से 2010 वाली हुक्मरानी अब नहीं रही। वज़ीर आला से संजीदगी दिखाने की अपील। पटना में किसानों की हिमायत में अपोजिशन जमातों का एहतजाज। एहतजाजियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हुकूमत की सख्ती का भी जूनियर डॉक्टर्स पर नहीं पड़ रहा है कोई असर। नारे और कार्टून के साथ मुजाहिरा, हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। अरुणाचल मामले के बाद महागठबंधन के लीडरों को एक मर्तबा फिर इक़्तिदार का ख्वाब दिखाने लगा है। अब आरजेडी ने लीडर विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वो बिहार में तेजस्वी को वज़ीर आला बनाकर खुद मरकज में सियासत करें। है कि ये सब बातें बेहद निराशा के अंदर,
और चुनाव में जो हार हो गई है उसको अभी तक वो लोग पचा नहीं रहे। और जब कोई चीज़ उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट फैसला जनता का आ गया तो अब एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। ऑफर पर जेडीयू रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे ऑफर आरजेडी लीडरों की मायूसी अयां करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अपने अरकान असेंबली के बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू के लीडर कितना दुखी हैं, ये उनके बयानात से पता चलने लगा है। अरुणाचल मामले पर जेडीयू के प्रदेश सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने गहरा जख्म दिया है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने वशिष्ठ नारायण सिंह से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर, अरुणाचल प्रदेश ने इतना गहरा घाव कर दिया क्या कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर नीतीश कुमार, उन्हें ये बोलना पड़ गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और गठबंधन की सरकार जब चल रही है और वहाँ पर हमारे लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। जो आपने जख्म की बात कही, इस सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार थे। तो इसमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है, क्या ऐसी ज़रूरत और जल्दीबाजी हुई कि इस ढंग का काम किया गया? निश्चित रूप से मन पर तो असर पड़ा है और हम लोग तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए अंतिम दूरी तक जाते रहे। आपने बिहार में भी देखा है, यह साधारण चीज़ है क्या कि 15 वर्षों तक नीतीश कुमार ने जिस ढंग से गठबंधन को चलाया है, कभी 15 वर्षों के अंदर गठबंधन में दरार आपको देखने को मिला था? तो इस स्पिरिट को तो सबको समझना चाहिए। इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? ये टकराव की राजनीति का मतलब क्या समझा जाए? अभी नहीं मैं कहूँगा कि टकराव की राजनीति नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा कि ये सुखद नहीं है, ये अनुभव अच्छा नहीं है और इस ढंग की घटना नहीं हो तो और इसके ढंग की पुनरावृत्ति नहीं हो, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। एक सवाल ये भी है, सुशील मोदी की कमी खलती है क्या? अगर सुशील मोदी आज बिहार में रहते, आपके साथ सरकार में रहते, तो शायद ऐसी परिस्थितियां न आती। सुशील मोदी के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने शानदार भूमिका अपनाया। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जो आने वाले समय में सियासी संकेत क्या हो सकता है उसकी तस्वीर दिखने लगी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ती जराइम की वारदात पर अब बरसरे इक़्तिदार पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। अजय निषाद ने कहा कि 2005 से 2010 की तरह हुकूमत नहीं चल पा रही। पार्टी की आला क़यादत को इस पर गौर करना चाहिए। बिहार के अंदर में शराबबंदी होने से गरीब के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, खासकर मेरे निषाद समाज का भी आंकड़ा हम लोग लेते हैं, तो शराबबंदी है बिहार में, शराब मिल भी रही है, लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है जो आम आदमी के खरीद का बाहर है। आम आदमी खरीद नहीं पा रहे हैं और जो पैसा बच रहा है वो आम गरीब आदमी का पैसा घर में जा रहा है, उससे बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं, बीमारियां नहीं हो रही। जहां तक माफिया का खेल है तो सरकार का तो ये सहमत का खेल चलता ही रहेगा। बिहार में शराब बिक भी रही हैं तो बरामद भी हो रही हैं। थोड़ा सा प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं और जो जनता का जो विश्वास 2005 से जो 10,000 के बीच में जो एनडीए का शासन का रहा है, उतनी अच्छी से हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। अब क्या कारण है तो ये तो अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, माननीय मुख्यमंत्री को तय करना है। लेकिन सरकार जो भरोसा के साथ जो चौथी बार के लिए जो दिया है मैंडेट, उसमें हम लोग को खड़े उतरना पड़ेगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुक्मरानी पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से उठाए गए सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी तर्जुमान राजीव रंजन ने कहा कि 2005 से अब तक नीतीश कुमार ने तरक्याती कामों की झड़ी लगा दी है। पिछले 15 वर्षों में निरंतरता के साथ जो राज्य में कार्य हुए हैं, नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है और राज्य के जनजीवन में जो एक अभूतपूर्व बदलाव सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है,
उस कार्यशैली पर किसी भी तरह के सवाल की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। आरसीपी सिंह को जेडीयू का कौमी सदर बनाए जाने के बाद पार्टी ने अब नए तरीके से काम करने का ऐलान किया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस ने कहा कि पार्टी से सूबाई सतह पर अक़लियतों को जोड़ने के ताल्लुक से पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडरों की जानिब से एक बार फिर कोशिशें तेज की जा रही है। गौस के मुताबिक नीतीश कुमार ने तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। पार्टी के कौमी सदर भी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। जेडीयू की कमान अब आरसीपी सिंह को दे दी है, यानी आरसीपी सिंह कौमी सदर हो गए हैं जेडीयू के, और जनता दल यूनाइटेड को बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर उसको बढ़ाने की कोशिश करने की बात भी आरसीपी सिंह ने कहा है। इस बात को लेकर पार्टी के जो सीनियर मुस्लिम लीडर हैं वो क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से पार्टी को विस्तार करने की बात हुई है, बढ़ाने की बात हुई है, उस पर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? नहीं, चुनाव के बाद वज़ीर आला ने सबसे पहले संगठन पर ध्यान देने का काम किया है और इसको विस्तार देने की योजना बनाई है। इसीलिए उन्होंने काम का बंटवारा किया है। चूँकि वो खुद वज़ीर आला है, एक वज़ीर आला और फिर उसके बाद से सदर के लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने आरसीपी जी को सदर बनाया है। वो काबिल तारीफ़ और तहसीन है और आरसीपी जी लगातार पहले से भी संगठन का काम देखते रहे हैं। ज़ाहिर वो ज़्यादा ठीक होगा। मतलब मुस्लिम समाज को भी आप लोग, चूँकि जाहिर है बार बार ये कहते हैं कि अक़लियतों के फलाह के सिलसिले में हुकूमत ने काफ़ी काम किया है या वज़ीर आला काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है बिहार असेंबली इंतखाबात का, ऐसा लगता है कि अभी भी जो है मुस्लिम समाज पूरे तरीके से वज़ीर आला नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से आप लोगों की जाहिर जिम्मेदारी बढ़ गई है। नहीं, हम लोगों ने वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए बहुत सारे काम किए और अब हम लोग उसको पूरा प्रचारित और प्रसारित करेंगे। उसको हर ज़िला, हर मोहल्ला, टोला में फैलाने का काम करेंगे। यानी अक़लियती आबादी को जोड़ने की ये कोशिश है। यकीनी तौर पर अक़लियती आबादी को जोड़ने की कोशिश है और बिहारी नहीं बल्कि मुल्की पैमाने पर भी जदयू को बढ़ाने की बात चल रही है और इसमें हम लोग लगेंगे। अब एक नए दौर का आगाज़ होगा। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आरसीपी सिंह ने जिस तरह बीजेपी को टारगेट किया है, तंज किया है, जिस तरह से जो मामला अभी हाल में हुआ है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ अरुणाचल में जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है। जब एक साथ पार्टी गठबंधन में है तो इस तरह के वाक़यात से परहेज़ करना चाहिए था बीजेपी को। इत्तेहाद मजबूत रहेगा, सरकार जो है कंटिन्यू करेगी? हाँ बिल्कुल, इत्तेहाद है। मतलब यहाँ बिहार की बात है तो बिहार में सब ठीक ठाक है, लेकिन जो हमारे सहभागी दल है उनको इस तरह के बातों से परहेज़ करना चाहिए। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो ये थे प्रोफेसर गुलाम गौस साहब। और जाहिर है जिस तरह से जेडीयू में बदलाव हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में अब नए दौर का आगाज़ होगा, तो मुस्लिम लीडर भी जो है अब अमली तौर पर मैदान में आने की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, ताकि अक़लियती समाज को भी वो जोड़ सकें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। अयोध्या में मंदिर मस्जिद तनाज़े के मामले में अदालत के फैसले के बाद मस्जिद की तामीर की शुरुआत धनीपुर गांव में की जा रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एतराज़ किया है। इस ताल्लुक से जेडीयू ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि मस्जिद की तामीर के सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड से वक्फ बोर्ड ने राब्ता नहीं किया है, जो पूरी तरह से गलत है। जेडीयू का कहना है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है और वहाँ मस्जिद की तामीर को सही नहीं मानते हैं। बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुल्क की तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने ये कहा था कि जो फ़ैसला आएगा उसको हम कबूल करेंगे। फ़ैसला आया, पंचायत हुई और एक सेटलमेंट हुआ। इसके बाद जो ये बात आ रही है कि सुन्नी कमेटी ने जो धानी मस्जिद, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइम लोकेशन पे एक जगह दीजिए मस्जिद के लिए, सबसे पहली बात तो यूपी गवर्नमेंट ने प्राइम लोकेशन पे जगह नहीं दी है
और जो मस्जिद की तामीर हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस बोर्ड को उस पर सख्त एतराज़ है। मेरा कहना यह है, जनता दल यूनाइटेड का ये मानना है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होनी चाहिए, और मस्जिद चूँकि मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है तो मुसलमानों के मिजाज के मुताबिक, मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक और मुसलमानों की बड़ी तंजीमों को एतमाद में लेकर के ही मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। इस मामले में हम लोग मुस्लिम प्रेस बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों के उस स्टैंड की तायीद करते हैं कि मस्जिद शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के खिलाफ मस्जिद न बनाई जाए। पटना में ज़राई किसानों की मनसूखी की मांग करते हुए किसानों ने मार्च किया। किसानों को राजभवन तक बढ़ने से पुलिस ने रोका, जिस पर एहतजाजियों और पुलिस में झड़प भी हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। पटना में किसान महासभा मार्च के बाद डाक बंगला चौराहा समेत कई इलाकों में जबरदस्त जाम लगा। इनकम टैक्स बुधमार्ग स्टेशन रोड समेत हर तरफ जाम ही जाम नजर आया। हालात ये थी कि एम्बुलेंस तक फंसी रही। जाम लगा हुआ है और जाम में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस 1.5 घंटे से फंसी हुई है, और जो मरीज हैं एम्बुलेंस में उनकी जान जो है फंसी हुई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही पटना में ट्रैफिक की। किसान महासभा की रैली थी और उस मार्च के दौरान पटना में चारों तरफ जाम ही जाम है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। हम बात करते हैं, चालक भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, कितना जाम है? बहुत जाम है। कहाँ जा रहे हैं? सेंट्रल हॉस्पिटल। सेंट्रल हॉस्पिटल। मरीज है गाड़ी में? हाँ। जाम नहीं खुला है? ना, अभी कहाँ खुला। क्या नाम हुआ? मेरा सीधनाथ नाम है। कहाँ से लाए हैं? सोनपुर से। देखिए, मरीज गंभीर हालत में है और हम बात करने का प्रयास करते हैं कि देखिए एम्बुलेंस में मरीज है और इसी तरह से थोड़ी दूर एम्बुलेंस बढ़ती है, उसके बाद जाम में फंस जाती है। तो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मरीज जो है मुश्किल में है। देखिए, तो ये परेशानी है और आपको हम दिखा रहे हैं। सोनपुर से सेंट्रल हॉस्पिटल में है रेफर। जाम में है? जी जी, जाम में है। क्या हुआ मरीज को? पैर कटा हुआ एक्सीडेंटल केस है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। आपके घर के